हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग घटना सार का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और ये सिनॉप्सिस है, हैंड रिटन नोट्स है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो पीसीएस प्री में पूछा जाता है इस मटेरियल में उसी कंटेंट को डाला गया है। ठीक है, तो शुरू करें। आज चैप्टर 1 करते हैं। चैप्टर 1 राष्ट्रीय घटनाओं की समसामयिकी है। यहाँ पर मैं आपको इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ। इंडेक्स में राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, इस तरीके से आप लोगों को 7-8 टॉपिक यहाँ पे मिल जाते हैं। शुरुआत के जो पेजेस रहते हैं वो वन लाइनर होते हैं, रिवीजन के लिए यूज किया जाता है। बाकी टॉपिक्स डिटेल मैनर में लिखे होते हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। देखिए, पहला टॉपिक है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोग सब कुछ ब्रीफ में देख रहे हैं। यूपी पीसीएस जिस एंगल से क्वेश्चन पूछता है सब कुछ डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। इससे पहले 2019 में आई थी। इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में इसी का कंपैरिजन पढ़ा जाता है कि 2019 में वन की स्थिति क्या थी और 2021 में वन की स्थिति क्या है। फॉरेस्ट किस राज्य में बढ़े हैं, किस राज्य में घटे हैं, ट्री कवर कहाँ पे बढ़ा, कहाँ पे घटा, मैंग्रोव फॉरेस्ट की वृद्धि कहाँ पे है, हानि कहाँ पे है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पब्लिश लिखा है यहाँ पे, पब्लिश मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है। और इस रिपोर्ट को बनाया किसके द्वारा जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो देहरादून में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हज़ारों बार इस संस्था को आप मैचिंग में देखते हैं। इसी संस्था के साथ साथ आप लोग FRIV देहरादून में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, वन शोध संस्थान, ये भी देहरादून में है। ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, ये हम लोगों ने सीख लिया। यहाँ पर नई चीज़ क्या है इस रिपोर्ट में? इस बार बाघ अभ्यारण्य, कॉरिडोर्स, शेर संरक्षण क्षेत्र को जोड़ा गया। जब इन क्षेत्रों को जोड़ा गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ने वाला है। इस रिपोर्ट में आप लोग 2 शब्द बार बार पढ़ेंगे, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर समझ रहे हैं ना? फॉरेस्ट कवर से ये जान लीजिए कि जहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में पेड़ हैं तो फॉरेस्ट कवर में आ जाएगा। ट्री कवर में जहाँ पे छोटे छोटे पैचेस में अगर पेड़ लगे हैं तो वो ट्री कवर में आ जाता है। जैसे आपके गाँव में जो पेड़ लगे हैं तो वो फॉरेस्ट कवर में थोड़ी ना जोड़ा जाएगा, वो ट्री कवर में जोड़ा जाएगा। आपके घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा, वो ट्री कवर में आएगा, ना कि फॉरेस्ट कवर में। 2019 की तुलना में 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको फैक्ट के रूप में याद रखना है, 2261। और इस 2261 किलोमीटर में दोनों चीज़ें हैं, फॉरेस्ट कवर भी इंक्लूड है और ट्री कवर भी इंक्लूड है। इस 2261 में 1540 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट कवर है और 721 किलोमीटर स्क्वायर ट्री कवर है। इस फैक्ट को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना है 2021 में 2019 की तुलना में इतना वृद्धि हुई। क्लियर है? 2021 में स्थिति क्या है फॉरेस्ट और ट्री कवर की? ये जितना भी हमारा जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसका 24.62% फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों है। इसी फैक्ट को पूछता है पीसीएस। हमारा जियोग्राफिकल एरिया टोटल कितना है? हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में कई बार पढ़ा है और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि इसको मोटा मोटा ज़रूर याद रखा करें। इंडिया का क्षेत्रफल टोटल लगभग 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसका 24.26% जो है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर है, तो लगभग 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतने क्षेत्र में फॉरेस्ट और ट्री कवर है। यहाँ पे देखिए, ये 2261 किलोमीटर स्क्वायर आपने देखा, इतनी वृद्धि हुई 2021 में। इसमें आपने ये भी देखा कि 1540 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई और 721 किलोमीटर स्क्वायर ट्री कवर में वृद्धि हुई। अब ये फॉरेस्ट कवर में जो इतनी वृद्धि हुई है, ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुई है? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला फैक्ट है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है और इसके बाद तेलंगाना में देखी गई है। ये जनरल फैक्ट हम लोग पढ़ते रहते हैं। देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश हम लोग पढ़ते रहते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पढ़ते हैं। यही स्थिति 2019 में भी थी, यही स्थिति 2017 में भी थी और यही स्थिति 2021 में भी है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी देख लीजिए, यहाँ पे जो परिणाम है वो नकारात्मक परिणाम है। टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने इस फैक्ट को रिवाइज किया है। जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तब मैंने आपको यहाँ पे इस पॉइंट को रिकॉल कराया था। तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपको क्या सीखना है कि जो मुख्य भूमि के राज्य हैं वहाँ पे तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में वृद्धि हुई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये नकारात्मक रहा है। जंगलों और पेड़ों की कमी देखी गई है और सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य में देखी गई है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। इस पॉइंट से कन्फ्यूज मत होना। अरुणाचल प्रदेश के पास अभी भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन कमी भी देखी गई है। और दूसरा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है मणिपुर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, मैंग्रोव की स्थिति देख लीजिए। मैंग्रोव में भी ओवरऑल वृद्धि देखी गई है। आप लोगों को बस एक
ब्रॉडर पिक्चर माइंड में रखना है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट बड़े हैं या फिर घटे हैं। तो यहाँ पे इनमें भी वृद्धि देखी गई। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में भी आपने वृद्धि देखी थी, लेकिन जो मुख्य भूमि के राज्य हैं उनमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इनकी कमी देखी गई है। ये 3 पॉइंट ब्रॉडर लेवल के हैं। ये जो वृद्धि हुई है वो देख ले रहे हैं कहाँ पे हुई है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और दूसरा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। उड़ीसा को याद रखें। चलिए दूसरा फैक्ट देखिए, पूछा जा सकता है कि G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा, तो 2023 में करेगा। पहला फैक्ट याद रखना है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, तब आपको भारत याद रखना है। फेथ 2035 विजन दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये तो फेथ का फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म अगर जानते हैं तो इसका पर्पज़ भी जान जाएंगे कि हमें 2035 तक सबसे ज़्यादा पसंदीदा और प्रिय बनना है, मतलब इंडिया को बनना है, मोस्ट लाइकिंग कंट्री बननी है, मोस्ट लाइकिंग टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनना है। फेथ यानी विश्वास होता है ना। जब दूसरे देश के नागरिकों को भारत पे विश्वास रहेगा तभी तो वो यहाँ पे घूमने आएगा। तो हमारी सरकार ये नाम भी बहुत अच्छे से चुन के रखती है। बस आपको इतना याद रहना चाहिए, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, तब आपको याद आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, विश्व सतत विकास सम्मेलन 2022, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था टेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार पढ़े हम लोग, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट प्लानट, इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। इतना याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने को जरूर याद रखें, टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट प्लानट। क्वेश्चन को वो इस तरीके से पूछेगा, टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट प्लानट किस समिट की थीम है, तब वहाँ पे आपको बहुत सारी समिट्स मिल जाएंगी। एक ऑप्शन आपको वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिल जाएगा। इसको WSDS भी बोलते हैं, WSDS 2022, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। दुर्गा पूजा में क्या है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल। 2017 में कुंभ मेला को ऐड किया गया था, 2016 में योग और नवरोज को किया गया था, और 2021 में दुर्गा पूजा को ऐड किया गया। तो याद रखना। बायोडाइवर्सिटी पार्क न्यूली ओपन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में जैव विविधता पार्क कहाँ पे खोला गया, तो हिमाचल प्रदेश याद रखें। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में खोला गया। ग्राफीन तो समझते होंगे ना, ग्राफीन एक कार्बन का कंपाउंड होता है जो अपने आप में बहुत हार्ड होता है। चलिए, अटल सुरंग को अभी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की मान्यता मिली है, तो इम्पोर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को हम लोग टेस्ट सीरीज में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, रुर्बन मिशन। ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करना इस मिशन का टारगेट है। 2021 की क्या स्थिति है, तेलंगाना ने रुर्बन मिशन पर सबसे बढ़िया काम किया और उत्तर प्रदेश का 7वां रैंक है। इस मिशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस, चेन्नई, तमिलनाडु। इस तरीके के छोटे छोटे फैक्ट भी हम लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। ये हाल ही में अभी नए तरीके का ऑफिस खोला गया, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। इस ऑफिस को IITM के कैंपस में खोला जाएगा। IITM यानी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, कई बार हम लोग मैचिंग में पढ़ते रहते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। नेशनल साइंस डे के अवसर पर इसको खोला गया। 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? रमन इफेक्ट आपको याद आ रहा होगा, CV रमन साहब भी याद आ रहे होंगे। फिजिक्स की दुनिया में क्रांति ला दिए थे रमन इफेक्ट से। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी 28 फरवरी को, तो ध्यान रखना 28 फरवरी के दिन रमन इफेक्ट के इन्वेंशन को मार्क किया जाता है, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इस दिन क्या हुआ था, किस व्यक्ति ने किया और वह व्यक्ति किस देश का है। चलिए, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। आइए नेक्स्ट कीजिए, S-400 भारत द्वारा खरीद के लिए समझौता। ये है क्या? ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रसिया का। ध्यान रखना, इसको टैंक और पनडुब्बी मत लगा देना आंसर। S-400 अपने आप में बहुत पावरफुल माना जाता है। इसको सैम भी बोलते हैं। सैम का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है। इसी तरह आपको थर्ड का भी नाम याद रखना है, जो USA का डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ये भी सैम कैटेगरी का है, सरफेस टू एयर मिसाइल। कहा जा रहा है कि S-400 थर्ड से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब का भारत दौरा हुआ था। हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। इसी बैठक में ये समझौता किया गया। हैदराबाद हाउस है कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में है। हैदराबाद मत लगा देना। और इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं? एक ब्रॉडर कनेक्टिविटी की भी बात हुई है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन अलग अलग बना के दे देगा कि कहाँ से कहाँ तक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, तो चेन्नई याद रखें। व्लादिवोस्तोक का नाम यहाँ पे देख के ट्रांस साइबेरियन का याद आ रहा। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, लगभग 10,000 किलोमीटर का ये रूट है। लेकिन ट्रांस साइबेरियन मैरीटाइम नहीं है। मैरीटाइम मतलब समुद्र के रास्ते से नहीं है। लेकिन चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ये मैरीटाइम है, ये समुद्री रास्ता है। और इसकी लेंथ 10,500 किलोमीटर बताई जा रही है। ये भी प्रपोज हुआ है, ठीक है, बना नहीं है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 52वां नंबर का था। इसको कई बार पूछता रहता है। गोवा में आयोजित हुआ। यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया वो रिंग बांडरिंग है। आयोजन कौन से स्थल पर हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, पणजी में है। इसको अलग से भी याद रखना। ऐसे ही हम लोग इकाना स्टेडियम के बारे में भी पढ़ते हैं, लखनऊ में है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई क्वेश्चन पूछा गया अभी इससे। PCS RO मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए। स्वच्छ सर्वेक्षण को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हैंडल किया जाता है। इंदौर फिर से यहाँ पे आपको सबसे स्वच्छ शहर दिख रहा है। देश की जो सबसे क्लीन सिटी है वो इंदौर है। लगातार 5 वर्षों से यही पहले स्थान पे आ रही है। बड़े शहरों में सबसे पहला स्थान इंदौर है, फिर सूरत है, फिर विजयवाड़ा है। ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग है। अब हम सभी को कैटेगराइज करके पढ़ना होगा। ऐसा आपसे नहीं पूछने वाला है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। इंदौर नहीं आने वाला। हो सकता है इंदौर आपको ऑप्शन में ना मिले, सूरत मिले, तो आपको सूरत भी याद रखना है। इन्हीं बड़े शहरों में सबसे निचला स्थान कोटा का रहा है। चलिए, ये तो हम लोगों ने बड़े शहरों में देख लिया। अब यहाँ पर राज्य स्तर पर देख लेते हैं। सबसे क्लीन स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़ है, फिर महाराष्ट्र है। एटलीस्ट 2-2 तो याद रखें। इन पुरस्कारों को आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट कीजिए। वीर बाल पुरस्कार, सुपर इम्पोर्टेंट। अभी हाल ही में PM मोदी साहब ने इसको अनाउंस किया है। 26 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाएगा। ये किसकी मेमोरी में किया जा रहा है? इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन्स। गुरु गोविंद साहब के जो बच्चे थे उनकी मेमोरी में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि गुरु गोविंद साहब के 4 बच्चे थे जिन्हें साहिबजादे के नाम से जाना जाता है। ये 4 बच्चे साहिबजादा अजीत सिंह, जूझर सिंह, जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। और ये चारों बच्चे 18 साल की उम्र से कम थे, जिसमें जोरावर सिंह 9 साल के थे, फतेह सिंह 6 साल के थे। इन चारों बच्चों को एग्जीक्यूट किया गया था, मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। एक ईंट का इनक्लोजर बना दिया था और इसी इनक्लोजर में इन बच्चों को डाल दिया गया था और ये सफोकेट होकर मर गए थे। तो ध्यान रखना, इनकी मेमोरी में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा। गुरु गोविंद साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये 10वें सिख गुरु थे, अंतिम सिख गुरु थे। नाम कौन थे? इन्हीं के पिताजी, गुरु गोविंद साहब के पिताजी, गुरु तेग बहादुर। यूनेस्को के रचनात्मक शहर, मोस्ट क्रिएटिव सिटीज़ के बारे में बात हो रही है। अभी हाल ही में भारत का 6ठा रचनात्मक शहर जो ऐड हुआ वो श्रीनगर शामिल हुआ। श्रीनगर को आप लोग याद रखें। किस फील्ड में जोड़ा गया? शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में दिया गया। 7 कैटेगरी के आधार पर इन शहरों को रचनात्मक शहर की लिस्ट में जोड़ा जाता है। तो हम लोगों ने 6वां तो देख लिया, इससे पहले जो 5 थे वो भी देख लें। सबसे पहला रचनात्मक शहर जो था वो मुंबई था, दूसरा चेन्नई, फिर हैदराबाद, फिर बनारस, जयपुर और लास्ट में अभी जो हाल ही में जोड़ा गया श्रीनगर, 6वां स्थान। यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताएंगे? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। चलिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 देख लेते हैं। पब्लिक मैटर्स में किसने कैसा किया? बड़े राज्यों में जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो केरल ने किया, फिर तमिलनाडु ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यूपी की रैंक। यूपी की रैंक सबसे लास्ट में है। बड़े राज्यों में सबसे निचला स्थान उत्तर प्रदेश का है। इस रैंक को देख के ऐसा माइंड सेटअप मत बना लेना कि यूपी में कुछ काम ही नहीं हुआ। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि 24 करोड़ भी हैं और यहाँ पे कितने हैं, केरल में कितने हैं, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है। कंपैरिजन देख सकते हैं ना। इतने बड़े राज्य के सारे इंडिकेटर्स, सारे इंडेक्स इतने जल्दी तो अच्छे हो नहीं जाएंगे, समय लगेगा। चलिए, तो ये तो बड़े राज्यों में बात हो गई थी। छोटे राज्यों में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया? सिक्किम ने किया। वही यूटीज़ में पुडुचेरी का सबसे पहला स्थान है। ठीक है, चलिए, इंडिया परोपकार सूची
देख लीजिए सबसे ज़्यादा परोपकारी कौन है, सबसे ज़्यादा दान किसने दिया। विप्रो के जो फाउंडर हैं अजीज प्रेमजी साहब। अजीज प्रेमजी ने हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए दान दिया, यानी आप पर डे का निकालेंगे तो लगभग 27 करोड़ रुपए पर डे दान दिया। तो पहला स्थान अजीज प्रेमजी साहब का, दूसरा स्थान शिव नादर का और तीसरा स्थान मुकेश अंबानी का। शिव नादर साहब SCL के फाउंडर और मुकेश अंबानी साहब को सब जान रहा है, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए समुद्रयान परियोजना, इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर्स किए हैं टेस्ट सीरीज में। इस व्हीकल को हम लोगों ने इमेज पे देखा था। इसी व्हीकल के द्वारा मानवयुक्त समुद्र मिशन किया जाएगा। इस व्हीकल को बनाया किसने है? नियोट चेन्नई ने बनाया है। नियोट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। चलिए यहाँ पे क्या है, देवा सहाय पिल्लई, इनको भी हाल ही में संत की उपाधि दी गई है। ये कन्याकुमारी से बिलोंग करते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट भी याद रखना है। लीड्स रिपोर्ट देख लेते हैं। लीड्स यानी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी लॉजिस्टिक की व्यवस्था सबसे अच्छी कहाँ पे है। लॉजिस्टिक समझ रहे हैं ना, एक तरह से सप्लाई चेन। रोड कैसे हैं आपके यहाँ, रेलवेज़ कैसे हैं, टर्मिनल कैसे हैं, वेयर हाउस की व्यवस्था कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसी है, ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक में आती हैं। लॉजिस्टिक के मामले में सबसे अच्छी व्यवस्थाएं गुजरात के पास हैं। गुजरात पहली पोजीशन पे है। इसको भी हम लोग अभी टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं। दूसरा स्थान हरियाणा का है, तीसरा पंजाब का है। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 6वीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019 की अपेक्षा यहाँ पे जंप बहुत ज़्यादा हुआ है। 2019 में 13वीं रैंक थी, 13 से सीधा जंप किया 6वें स्थान पर, तो इसको ध्यान रखें। चलिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी कौन करता है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। यहाँ पे यूपी की रैंक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे यही फैक्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, इस इंडेक्स को पढ़ने पे तो यही लग रहा है कि इसको UNFCCC ने जारी किया होगा, या फिर UNEP ने जारी किया होगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जारी किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही आपको ध्यान रखना है। यह अपनी तरीके का पहला इंडेक्स है जिसको काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ने जारी किया, CEEW ने। और ये कोई ग्लोबल संस्थान नहीं है, ये इंडिया का संस्थान है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। आइए देखते हैं इस इंडेक्स में क्या बताया गया है। इस इंडेक्स में बताया गया है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल है, जलवायु से संकटग्रस्त है। और यह संकट इन्होंने 3 फैक्टर के आधार पर बनाया गया है: फ्लड, ड्रॉट और साइक्लोन, बाढ़, सूखा और चक्रवात। और इस रिपोर्ट के अनुसार इस इंडेक्स में जो सबसे ज़्यादा जलवायु से संकटग्रस्त है वो असम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि हम लोग आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा को लगा के आएंगे, असम को नहीं लगाएंगे। चलिए स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसी क्रम में इस टाइगर रिजर्व को भी आप लोग याद रखें, ताडोबा अंधारी, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। न्यूज़ में रहा, काफ़ी न्यूज़ में रहा, ध्यान रखें। देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय गोवा, एल्कोहल म्यूजियम। अभी हाल ही में किस माउंटेन पीक का नाम बदला है? तो आपको माउंट हैरियट नाम याद रखना है, इसका नया नाम माउंट मणिपुर है। माउंट मणिपुर अगर पूछा जाएगा तो मणिपुर मत लगा देना, ये अंडमान निकोबार में ही है। माउंट हैरियट कहाँ पे? अंडमान निकोबार में ना, इसी का बस नाम बदला है, माउंट मणिपुर हो गया है। तो हो सकता है यही पूछ ले कि माउंट मणिपुर कहाँ पे है। चलिए इसको देखिए, टेस्ट सीरीज में इसको भी हम लोग किए हैं। पूछा गया था कि अभी हाल ही में कितनी कंपनियों को डिफेंस सार्वजनिक उपक्रम में जोड़ा गया, तो आपको नंबर याद रखना है 7। देखिए आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में OFB का डिसोल्यूशन हो गया, विघटन हो गया। OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इस बोर्ड के अंतर्गत जितने भी काम आते थे उन सभी कामों को 7 कैटेगरी में बांट दिया गया है और उन्हीं कैटेगरी को अलग अलग कंपनी बना दिया गया है। विधानसभा चुनाव, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में हुए, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जान ही रहे, योगी बाबा फिर से CM बन गए और पंजाब में आपकी सरकार आ गई। और यहाँ पे जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है विधानसभा की सीटें। वो 4 ऑप्शन करके मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें 70 हैं, मणिपुर में 60 हैं, पंजाब में 117, गोवा में 40 और उत्तर प्रदेश में 403। और विधानसभा सीटें 70 कहाँ पे हैं बताएंगे? दिल्ली में भी 70 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इन 403 सीटों में 48 महिलाएं विजेता हुई हैं। तो ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 48 महिलाएं MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक।
योगी बाबा ने शपथ कहाँ लिया? इकाना स्टेडियम में, जो लखनऊ में है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क, वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क, हैदराबाद में खोला गया। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, स्टेट हेल्थ इंडिकेटर्स इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था नीति आयोग। ओवरऑल परफॉर्मेंस में केरल का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इस इंडेक्स में जिसने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है वो है उत्तर प्रदेश। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को भी हाल ही में पूछा गया एग्जाम में, तो इन सब फैक्ट से सीख रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा सुधार भी किया उत्तर प्रदेश ने, उसके बावजूद भी सबसे लास्ट में है। यूटीज़ में देख लेते हैं। यूटीज़ में जो सबसे ज़्यादा क्रमिक प्रगति रही है, यानी पिछली बार की अपेक्षा, वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है और जम्मू कश्मीर का द्वितीय स्थान है। पूरे चांस है क्वेश्चन पूछने का कि क्रमिक प्रगति अगर पूछे यूटीज़ में तो ऑप्शन दिल्ली में नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपसे ये जानना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में क्या सुधार हुए। मान लो अगर कोई पूछ ही लिया कि 370 हटाने के बाद, एब्रोगेशन होने के बाद क्या इंप्रूवमेंट आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हेल्थ इंडिकेटर से बड़ी चीज़ थोड़ी ना कोई है। नागरिकों के स्वास्थ्य में अगर सुधार हो रहा है तो ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट का। हेल्थ से बड़ी तो कोई पूंजी हो नहीं सकती ना। चलिए अटल रैंकिंग देख लीजिए। सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है? IIT मद्रास। अटल रैंकिंग के अनुसार याद रखना IIT मद्रास को, क्योंकि बहुत जगह आप IISc बेंगलोर भी पढ़ेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, तो इससे कन्फ्यूज मत होना। इसलिए अटल रैंकिंग में याद रखना IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया। चलिए कवच प्रणाली, सिंपली इतना ही पूछ लेगा, कवच प्रणाली किससे संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया। जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत एक ये प्रणाली, ये सिस्टम है। इसका हाल ही में परीक्षण सिकंदराबाद में किया गया। तो ये सब एक्सीडेंट अवॉइड कैसे होंगे? यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। यदि आमने सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो जैसे ही कोई नज़दीक में फाटक आया तो ऑटोमेटिक सायरन भी बज जाएगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ यूज की गई हैं कवच प्रणाली में। ठीक है, चलिए शिवाजी प्रतिमा का अनावरण किया गया अभी हाल ही में, पुणे में किया गया। 9.5 फीट की है। इसी के साथ में मेट्रो रेल परियोजना की भी शुरुआत की गई है और यह भारत की पहली मेट्रो है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी कोच लगाए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है ना ये। इसी क्रम में इसको भी याद रख लीजिए, मोलामुथा नदी कहाँ पे? ये न्यूज़ में थी, चर्चा में थी, ये भी पुणे में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का लोकार्पण, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसको रिजेंबल कर रही है? संत रामानुजाचार्य को। इसी प्रकार आप लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी भी पढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तेलंगाना के हैदराबाद में लोकार्पण किया गया। इसकी खास बात क्या है? यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये दान के पैसों से बनाई गई है, सरकारी खजाने से नहीं बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? थूथुकुडी में बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को होस्ट कौन करेगा 2023 में? मुंबई करेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले 1983 में दिल्ली ने होस्ट किया था इस कमेटी को। उसके बाद अब 2023 में मुंबई में किया जाएगा, यानी 40 साल बाद मुंबई का नंबर आया। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट इंदौर में स्थापित किया जाएगा। इंदौर याद रखें, बायो CNG प्लांट। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में नए मोर्चे, नया मील यानी न्यू फ्रंटियर्स, न्यू माइलस्टोन, ये किन किन देशों के बीच का संयुक्त दृष्टि पत्र है? तो आपको इंडिया और UAE याद रखना है। और एक किस तरीके का माइलस्टोन स्थापित करने की बात की जा रही है यहाँ पर? एनर्जी के लिए काम किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया जाएगा, इनोवेशन, फूड सिक्योरिटी, वही सब बातें जो हर एक मंच पर हो रही हैं। चलिए, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ऑर्डर मिला है फिलीपींस से। अब हम लोग डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्री बन रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में क्या पढ़े हैं? इंडिया और रसिया पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये भी पढ़ते हैं। किस तरह की मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल यानी जिनकी स्पीड 5 मैक से कम होती है। हम लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी पढ़ा था, रसिया की किंजल मिसाइल। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस्ड बाय फिलीपींस, याद रखना। SDG में क्या है? SDG टारगेट रैंक। चलिए SDG देख लेते हैं। मेन गोल्स कितने हैं? 17 हैं। सब गोल्स कितने हैं? 169 है। 192 देशों में भारत ने 120वां स्थान प्राप्त किया है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए, 120 तो ओवरऑल देख लिया। राज्यों में देख लेते हैं कि राज्यों में कैसा प्रदर्शन रहा। केरल हमेशा यही रहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट में सबसे पहला स्थान केरल का है। और अगर यूटीज़ में पूछा जाए तो सबसे बढ़िया काम किसने किया? चंडीगढ़ ने किया है। आप लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हैं 17 में पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग?
याद आ रहा कि भूल गए? नो पॉवर्टी। गोल नंबर पहला कौन सा है? 0 गरीबी। गरीबी ख़त्म करने में सबसे पीछे किसका स्थान है? यूपी का स्थान है, यानी यूपी का गोल नंबर 1 में अच्छा काम नहीं रहा। दूसरा फैक्टर, नागरिकों को पेयजल प्रदान करने में सबसे ख़राब स्थिति किसकी है? दिल्ली की है। क्लीन वाटर का गोल नंबर कौन सा है बताएंगे? गोल नंबर 6। मैं यहाँ पे इमेज डाल दूँगा, वीडियो को पॉज कर लेना और उसको देख लेना एक बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड को दिया गया। अभी हाल ही में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया। ये सेंचुरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इस सेंचुरी को कस्तूरी मृग वन्यजीव अभयारण्य भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। न्यूली पक्षी अभयारण्य की स्थापना की जा रही है काजूबेली में, तमिलनाडु। अभी हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने डिजिटल जस्टिस क्लॉक का इनॉग्रेशन किया है? आप गुजरात हाईकोर्ट का नाम याद रखें। ये भारत की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक है। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा गूगल शब्द क्या है? यह एक प्लांट का नाम है, अरावली पहाड़ियों में पाया जाता है और औषधीय पौधा है। न्यूज़ में किस लिए था? ये IUCN की रेड डेटा लिस्ट में शामिल किया गया। इस प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने गूगल चलाओ अभियान भी शुरू किया है। एशिया का सबसे बड़ा वर्ड एटलस किसने जारी किया? केरल ने जारी किया। आइए, रेड सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। लाल चंदन की लकड़ी जो आपको पुष्पा मूवी में दिखाया गया है। इस लाल चंदन की लकड़ी को भी IUCN की संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी तक ये थ्रेटेंड की सूची में था, लेकिन अब इसको संकटग्रस्त सूची में डाल दिया गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की सूची में डाल दिया गया। कोडिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है, दुनिया में केवल शेषाचलम की पहाड़ियों में ये पाई जाती है। मैं आप लोगों को टेस्ट नंबर 6 करा रहा था दृष्टि UPPCS का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मैंने वहाँ पे गलती से शेषाचलम की पहाड़ियों को वेस्टर्न घाट में मार्क कर दिया था। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए। ये पहाड़ियाँ ईस्टर्न घाट में हैं, ना कि वेस्टर्न घाट में। और जो भी स्पीसीज़ जिस क्षेत्र में पाई जाती है, उस क्षेत्र के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है, उस स्पीसीज़ को एंडेमिक स्पीसीज़ बोला जाता है। तो ध्यान रखना, रेड सैंडर्स एंडेमिक स्पीसीज़ है। ठीक है, हो जाएगा। तो ये इतनी बातें चैप्टर 1 में थी। चैप्टर 2 आपको परसों मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा, इस तरह की सिनॉप्सिस आपको अगर ठीक लग रही हो तो मैं कंटिन्यू करूँ, नहीं तो फिर क्या मतलब है। बाकी इसकी सारी PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, वहाँ से आप लोग ले लेना। ठीक है, चलिए।